हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जिसने 3 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूजीसी नेट जेआरएफ 2023-24 करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। हमारी यूपी टीजीटी, पीजीटी राजनीति शास्त्र की और पीजीटी समाज शास्त्र की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हमने लिए हैं टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दिया गया है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में से कौन सा वर्ग औसत निर्मित करता है? तो धनी वर्ग है, गरीब नागरिक है, मध्य वर्ग है या फिर कारीगर वर्ग है? तो देखो, अरस्तु ने जो वर्ग संरचना में कौन सा जो वर्ग है वह औसत निर्मित करता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग। तो अरस्तु ने मध्य वर्ग के शासन को ही स्थिर व संतुलित शासन माना है। उसके अनुसार पॉलिटी ना कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? राजकुमार, चर्च, अभिजात तंत्र या फिर भ्रष्ट लोग? तो देखो, इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसको दोष दिया है? तो ये दिया है चर्च को दोष दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हीगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो परिवारवाद है, बुर्जुआ समाज प्रतिवाद है और राज्य संवाद है। जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है तथा जो वास्तविक है वह मुक्ति मूलक है। अंतर्विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करते, या फिर उपयुक्त में से सही। तो हीगल के निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। जो इसमें जो तीनों बातें कही गई हैं वह सभी सही हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर की है? लेस्ली स्टीफेन ने, कार्ल मार्क्स ने, कार्लाइल ने या फिर जे.एस. मिल ने? तो 4 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, कार्लाइल ने। तो बेंथम के उपयोगितावाद में नैतिक तत्व का अभाव था, क्योंकि उसने विभिन्न प्रकार के सुखों के बीच गुणात्मक अंतर नहीं किया, इसलिए उसके सिद्धांत को क्या सुअर दर्शन कहकर आलोचना की गई है। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जॉन रॉल की कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल या फिर उपयुक्त सभी? तो 5th का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जॉन रॉल की कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये भी ठीक है, ये उन्हीं की कृतियां हैं तीनों, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मायो का नहीं है? राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उपजती है, कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष, अणु बम वास्तविक शेर है या फिर क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि मायो का कथन नहीं है, है ना? तो इसमें देखो 6 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, अणु बम वास्तविक शेर है। तो वास्तव में जो मायो से तुंग हैं उन्होंने परमाणु बम को वास्तविक टाइगर न कहकर उसे पेपर टाइगर की संज्ञा दी थी। तो 6 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, हमसे नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहेवियरलिज्म उद्दीपक अनुक्रिया रूपावली पर आधारित है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत हैं। पोस्ट बिहेवियरलिज्म का पूर्णतया खंडन करता है, या फिर बिहेवियरलिज्म तथा बिहेवियरलिज्म में कोई अंतर नहीं है?
तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो 7 का जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन ये किसने किया था? डेविड ईस्टन ने किया था। उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया? डेविड ईस्टन ने किया था। उसने उसकी 7 विशेषताएं बताई थी जिन्हें क्रीडो ऑफ रिलीवेंस भी कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन हमसे बोल रहा है कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पनालोकी समाजवादी कहा है। कारण है उसका उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की। तो इसमें कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखो क्वेश्चन 8 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए सही है, परंतु जो उसका आर दिया है, जो कारण दिया है वह इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठकों का सही क्रम बताइए। तो न्याय, साहस, संयम और बुद्धिमानी। तो इसमें कूट वाला प्रश्न दिया गया है, इसमें से हमें सही क्रम बताना है कि कौन सा सही क्रम दिया गया है। तो देखो 9 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 4 2 3 1। क्या है? 4 2 3 1। तो पहले बुद्धिमानी, फिर साहस, फिर संयम और फिर न्याय। तो सही है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें ये दिया गया है सूची 1 और सूची 2, है ना। तो देखो इसमें जो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 आप इसमें मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किसके विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ? पूंजीवाद, क्रम विकास और क्रमवाद, प्रत्यक्षवाद या फिर अराजकतावाद। तो 11 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद का। 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद के विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ था। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ हमें दिए हैं निर्भरता सिद्धांतवादी और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं, है ना। तो देखो इसमें 12 का मैं आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट। 12 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा 2 3 1 4। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपागम से संबंधित है? जेम्स ब्राइस हैं, मेरियम हैं, आर्थर बेंटले हैं या फिर लासवेल हैं। तो 13 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए जेम्स ब्राइस। तो संस्थागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरावादी दृष्टिकोण है। इसमें कानूनी व राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचे के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीति विकास के विचार को चुनौती देने वाला निम्नलिखित में से कौन था? शिल्स था, हंटिंगटन था, आमंड था या फिर हालप्रेन था। तो ये है ऑप्शन नंबर बी हंटिंगटन। ठीक है, एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीति विकास के विचार को चुनौती देने वाला कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी हंटिंगटन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा हमसे? सही रूप से इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो देखो ईस्टर्न ये है नियामक क्रियाविधि, डायच ये है अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, सिल्स ये है रचनात्मक विभेदीकरण और फोर्थ है लूसियन पाई। तो देखो इसमें जो सही दिया गया है तो ये तो दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही दिया गया, यानी कि ईस्टर्न ये नियामक क्रिया विधि से। ठीक है, चिंतक हैं ये ईस्टर्न और इनके विचार हैं नियामक क्रिया विधि। तो देखो इसमें जो सही नहीं है ये हो जाएगा 2 3 और 4, 2 3 और 4। तो यानी कि इसमें डी आंसर राइट आंसर होगा। ये इसमें सही नहीं दिया गया है। इसमें क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था निम्नलिखित में से युग्म सही रूप में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं।
सांस्कृतिक द्वैतवादी क्या है? दो धार्मिक संस्कृतियों का अस्तित्व में होना, नव स्थापित राष्ट्रों की दो भाषाएं होती हैं, अभिजात लोगों का एक आधुनिकीकृत वर्ग होता है जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं। यह धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष के बीच पार्थक्य है। तो 16 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। सांस्कृतिक द्वैतवाद क्या है? तो यह अभिजात लोगों का एक आधुनिकीकृत वर्ग होता है जबकि अधिकांश लोग क्या है, कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित आगत कार्यों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो सबसे पहले ये है हित सामूहिकरण, हित स्पष्टीकरण, राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती या फिर राजनीतिक संप्रेषण। तो हमें सही अनुक्रम पहचानना है। इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3, 2, 1, 4। तो सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती, फिर है हित स्पष्टीकरण, फिर है हित सामूहिकरण और लास्ट में है राजनीतिक संप्रेषण। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को डैश भी कहा जाता है। तो अवस्थिति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, यंत्रवादी सिद्धांत या फिर मानव संबंध सिद्धांत। तो प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है यंत्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला है अभिजात वर्ग का स्पेक्युलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुण के अभिलक्षणों से मिलता जुलता है? तो प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, मैकियावेली हैं या फिर मार्क्स हैं। तो 19 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली है। तो पेरेटो ने शासक वर्ग में जिसे स्पेक्युलेटर व रेंटियर कहा है, वह मैकियावेली ने क्रमशः अपने विश्लेषण में उन्हें शेर व लोमड़ी की संज्ञा दी है ना। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है। इसका पक्षधर कौन था? लिपसेट थे, लाइफार्ड थे, डाहल थे या फिर हंटिंगटन थे। तो 20 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर डी हंटिंगटन। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व सही नहीं है? तो ये कूट वाला प्रश्न दिया गया है। पहला है संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूप में लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आधारित है, या फिर यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें जो सही नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 2 और 3 ये इसमें सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया? तो सहकारी कृषि, आयात विकल्प, गरीबी हटाओ या फिर समाज का समाजवादी ढांचा। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, समाज का समाजवादी ढांचा। नेक्स्ट है गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला था? चुनाव सुधार, राजनीतिज्ञों के लिए न्यूनतम योग्यता, राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ या फिर आंतरिक सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताएं। तो 23 का जो सही है ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति ने क्या निष्कर्ष निकाला था? तो ये निकाला था राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ। सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। पार्थो चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में किनके बीच विरोध नजर आएगा?
आधुनिकता तथा लोकतंत्र, सामंतवाद तथा लोकतंत्र, समावेशन तथा लोकतंत्र, या फिर अभिजनवाद तथा जन संस्कृतियाँ। तो 24 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, समावेशन तथा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? समावेशन तथा लोकतंत्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल उद्घोषित कर सकते हैं। तो ये किस में कर सकते हैं? संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए, या फिर नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, या फिर जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए। तो 25 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल उद्घोषित कर सकते हैं संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए। सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो इसमें कथन दिया गया है हमें, भारतीय समाज के तीव्र धार्मिक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होती है। कारण इसका दिया गया है, भारतीय समाज के सांस्कृतिक बहुलता एवं वैविध्य को एक सर्वसामान्य राज्य में एकीकृत करने तथा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान साम्राज्यवादी फूट डालो और शासन करो तथा मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गढ़ा गया। तो इसमें हमें बताना है कि जो कथन कारण दिया है तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है ना। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि आर गलत है परंतु ए सही दिया गया है। इसमें क्या है? इसमें आर गलत दिया है, यानी कि इसका कारण गलत दिया है और जो इसका कथन है वह सही दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन किसने किया? दांडेकर तथा रथ, अर्जुन सेनगुप्ता, राजकृष्ण, या फिर अमर्त्य सेन। तो 27 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, राजकृष्ण ने। भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन किसने किया? तो ये किया था राजकृष्ण ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सन 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया। कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए, पार्टी के युवाओं को आकर्षित करने के लिए, पार्टी में उत्तराधिकार की प्रक्रिया की योजना और उसे अमली जामा पहनाने के लिए, या फिर पार्टी में लिंग समानता लाने के लिए। तो 28 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए। तो कामराज योजना में यह प्रस्ताव था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री अपने पदों से त्यागपत्र देकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में अपना ध्यान केंद्रित करें। इस योजना के अंतर्गत 6 मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है? तो पहला दिया गया केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का पद सांविधिक पद है। उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, या फिर उसे सीबीआई की कार्यकारिता का अधीक्षण करने का अधिकार होता है। तो देखो 29 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है ना? सही नहीं है। तो ये है उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं। ये कूट वाला प्रश्न दिया गया है। तो पहला है, भारत के निर्वाचन आयोग ने आयोग के अंतर्गत एक विशेष निर्वाचन व्यय परिवीक्षण प्रभाग का गठन किया। राजनीतिक दलों के हिसाब खातों का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है। निर्वाचन से संबंधित भुगतान करके समाचार देना एक निर्वाचकीय अपराध है, या फिर पोलिंग स्टेशन के भीतर चल रही मतदान की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने की अनुमति होती है। तो 30 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। क्या
क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। वर्ष 2007 में भारत के निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की जो वीडियोग्राफी है उसको कराने की इजाज़त दे दी थी, है ना। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 31, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। शक्ति अभिजन से संबंधित सी राइट मिल्स के तर्कशास्त्री अभिजन के सिद्धांत के ढांचे पर आधारित है। कारण इसमें दिया गया है, अभिजन परक निरूपण करना शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं। तो 31 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए सही है परंतु आर इसमें गलत दिया गया है। ए इसमें सही है लेकिन इसमें आर, इसका जो कारण है वह गलत दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है ये सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, प्रिज्मीय समाज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। विभिन्न समाजों में लोक प्रशासन का ऐतिहासिक अध्ययन, विकसित और विकासशील देशों में लोक सेवाओं का अध्ययन, विकसित देशों में लोक प्रशासन की सांस्थानिक तुलना, या फिर विकासशील देशों में लोक प्रशासन का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण। तो 32 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, विकासशील देशों में लोक प्रशासन का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है जॉब लोडिंग का अर्थ है उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र तथा चुनौतियों को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाना, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना, कार्य को अधिक रुचिपूर्ण बनाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो जॉब लोडिंग का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र तथा चुनौतियों को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाना। क्या है, उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र तथा चुनौतियों को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाना। तो उसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, नकारात्मक अभिप्रेरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। चिंता, खतरा, रुपया, पैसा, या फिर भय। तो नकारात्मक अभिप्रेरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भय पर आधारित है। किस पर है, भय पर आधारित है। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसके विचारों से सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित था। एल.डी. वाइट, टेरी बर्नार्ड, या फिर हेनरी फ्योल। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बर्नार्ड से। किसके विचारों से सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित था, तो ये था बर्नार्ड के विचारों से। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांतों पर आधारित है। कथन इसमें क्या दिया गया है, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांतों पर आधारित है। कारण इसमें दिया गया है शास्त्रीय सिद्धांत शास्त्र में व्यवहार परक विश्लेषण का अभाव था, है ना। तो देखो 36 का जो सही क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है। परिसीमित विवेकशीलता, तार्किक प्रत्यक्षवाद, निर्णयन, या फिर संतुष्टिकरण। तो हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है, तो 37 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तार्किक प्रत्यक्षवाद। तार्किक प्रत्यक्षवाद यह मानता है कि लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह प्रशासनिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन का समर्थन करता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मिथकों और लोकोक्तियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया। हर्बर्ट सिमोन ने, W.F. विलोबी ने, L.D. वाइट ने, या फिर चेस्टर बर्नार्ड ने। तो 38 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट सिमोन ने। निम्नलिखित में से किस विचारक ने मिथकों और लोकोक्तियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किया, तो हर्बर्ट सिमोन ने किया था। अगला है जॉन ऑफ इंडिफरेंस की संकल्पना का संबंध किससे है। शक्ति से है, निर्णयन से है, सत्ता से है, या फिर नेतृत्व से है। तो जॉन ऑफ इंडिफरेंस की संकल्पना का संबंध किससे है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सत्ता से है। किससे है, ऑप्शन नंबर सी, सत्ता से है। तो जॉन ऑफ
इंडिफरेंस की धारणा का प्रतिपादन चेस्टर बर्नार्ड ने प्रशासन में सत्ता की प्रकृति के विश्लेषण हेतु किया था। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही हो जाएगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया? टेलर, मिलेट, MP फॉलेट या फिर CI बर्नार्ड? तो देखो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, MP फॉलेट। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया? तो किसको किया था? MP फॉलेट ने किया था। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 41। युद्ध के गैर राजकीय आयाम को यह भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वेस्टफैलियन युद्ध, उत्तर वेस्टफैलियन युद्ध, नव युद्ध या फिर पूर्व वेस्टफैलियन युद्ध? तो ये कहते हैं नव युद्ध। युद्ध के गैर राजकीय आयाम को क्या कहते हैं? नव युद्ध भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। 1 दिसंबर 1943 की तेहरान उद्घोषणा में निम्नलिखित में से किसकी योजना बनाई गई थी? ट्रस्टीशिप की, नवीन सदस्यता की, शांति कायम करना या फिर संघर्ष समाधान की? तो यह है 42 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, नवीन सदस्यता की। किसकी बनाई गई थी? नवीन सदस्यता की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला कौन है? डेविड मित्रेनी है, अर्नेस्ट हैस ने, जोसेफ नाई है या फिर एंड्रू लिंकलेटर है? तो बताइए फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला कौन है? तो 43 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड मित्रेनी है। कौन है? डेविड मित्रेनी इसमें राइट आंसर होगा। CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शासकीय मंजूरी अक्टूबर 2010 में दी गई? भारत तथा जापान, भारत तथा चीन, भारत तथा रूस या फिर भारत तथा दक्षिण कोरिया? तो किसको दी गई? ये दी गई ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा जापान को। तो उल्लेखनीय है कि भारत अभी तक 2 अन्य देशों सिंगापुर व जापान के साथ भी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी कि CEPA साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। व्यवस्था विश्लेषण के मार्टन कप्लान के मॉडल्स का सही अनुक्रम क्या है? शक्ति का संतुलन है, ढीली ध्रुवीयता है, कठोर ध्रुवीयता है या फिर सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है ना? तो इसमें हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा 45 का जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा। 1 2 3 4 जो दिया गया है वह बिल्कुल ही सही दिया गया है। सबसे पहले शक्ति का संतुलन है, फिर फिर है ढीली द्विध्रुवीयता, फिर है कठोर द्विध्रुवीयता और फिर है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। स्टेबल पीस नामक पुस्तक के लेखक का नाम? तो क्या है? जोहान गैल्टुंग है, गुरनार मेडाल है, केनेथ बाउंडलिंग है या फिर पीटर वालस्टीन है? तो स्टेबल पीस जो पुस्तक है इसके लेखक का क्या नाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, केनेथ बाउल्डरी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, केनेथ बाउल्डिंग। क्या है? केनेथ बाउल्डिंग इसमें सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1441 नवंबर 2002 का संबंध किससे है? सोमालिया में यूएन की संलिप्तता, बोस्निया में उड़ान निषिद्ध क्षेत्र लागू करना, उत्तरी इराक में कुर्दों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाड़ी युद्ध की समाप्ति पर हस्तक्षेप का अनुमोदन, या फिर इराक पर प्रस्ताव जिसमें यह कहा गया था कि यदि सद्दाम हुसैन यूएन निरीक्षक दल को अपने जनसंहारक हथियारों का ब्यौरा नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो देखो 47 का जो सही है ये इसका सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1441 का संबंध किससे है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, इराक पर प्रस्ताव जिसमें यह कहा गया था कि यदि सद्दाम हुसैन यूएन निरीक्षक दल को अपने जनसंहारक हथियारों का ब्यौरा नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 3 विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजन
संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? मार्टिन वाइट ने, केनेथ वाल्टज ने, हैडली बुल ने या फिर रेमंड एरोन ने? तो किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर सी, हैडली बुल ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैडली बुल इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। तो कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो कथन इसमें बोल रहा है सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं तथा उन्हें 15 में से 9 सदस्यों के बहुमत और साथ ही 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक के द्वारा पारित करना ही पड़ता है। कारण इसमें दिया गया है इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के समस्त निर्णयों के ऊपर वीटो पावर होता है ना। तो कथन और कारण हमने पढ़ दिया। अब इसमें बताइए कि इसमें कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो देखो 49 का जो सही है, तो देखो इसमें जो ए दिया गया है ये तो सही है ना, जो उसका कथन दिया गया है वो तो सही है, लेकिन जो इसमें जो कारण है वह गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार केवल महत्वपूर्ण मामलों में ही प्राप्त हैं, उन्हें निषेधाधिकार सभी मामलों में प्राप्त नहीं है ना, सभी मामलों में प्राप्त नहीं है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत मॉर्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो स्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति की मूल में राजनीति स्थिति होती है। मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व है। बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग है या फिर राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 50 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।